नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हम कंप्लीट मैथ्स के क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपको लगता है जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुआ करती है, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आपको 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए आपको ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेशन से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आप एग्ज़ाम में बैठकर डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए और ऑब्जर्व करिए, सोल्व करिए, आंसर तक पहुंचिए, फिर हम मिलकर एक साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पढ़िए दोस्तों, सवाल क्या कहता है। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं मिलकर। सवाल ने कहा, किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, आपने 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 10,005 रुपये में बेच दिया। यानी कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों, विक्रय मूल्य है SP, वो 2 आर्टिकल्स हैं। उन दोनों आर्टिकल्स का कितना है दोस्तों, 10,005 रुपये है। सेलिंग प्राइस यानी कि दोनों का अगर 10,005 रुपये है, तो मैं कहूँगा क्या कि अगर दोनों का सेलिंग प्राइस 10,005 रुपया है तो SP ऑफ 1 आर्टिकल और SP ऑफ 2 आर्टिकल इक्वल हो जाएंगे, है ना। फिर इसने क्या कहा, जो फर्स्ट आर्टिकल है उस फर्स्ट आर्टिकल पे आपने 15% का लाभ लिया है, और जो दूसरी वस्तु है उस दूसरी वस्तु पर हमको 13% का क्या हो गया है दोस्तों, नुकसान हो गया है। अब ध्यान से देखें तो इसने कहा ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस बात की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आप सबसे पहले कहेंगे क्या, आप सबसे पहले कहेंगे, जैसे ही फर्स्ट लाइन में इसने कहा 10,005 रुपये में हर वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। अगर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है तो मैं क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस के रेशियो को बदल देने से, सेलिंग प्राइस के रेशियो को बदल देने से मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाया करता है। हम उस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस, आप कहते हैं सेलिंग प्राइस का रेशियो एक्सचेंज करेंगे तो निकालते हैं। आप मानते हैं CP हमारा हुआ करता है दोस्तों 100%। CP हमारा क्या हुआ करता है दोस्तों, 100%। क्रय मूल्य कोई भी वस्तु हम 100% पे अज्यूम करते हैं। 100% थी, आपने 15% का लाभ कमाया, यानी कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस बनेगा दोस्तों, क्या सेलिंग प्राइस 115% बन जाएगा। अब आप कहते हैं कॉस्ट प्राइस 100% था, अगर 13% का उस वस्तु पर नुकसान करेंगे, आप भुगतान करेंगे, तो क्या उस वस्तु को मैं 87% में बेच पा रहा हूँ, है ना। 100 की कोई वस्तु थी, 13 रुपये का नुकसान हो गया, तो कितने रुपए में बेच देंगे दोस्तों, 87 रुपये में। यानी कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस का रेशियो, क्या वो रेशियो 115:87 आ गया। इसको आप करते हैं साइड में। अब ध्यान से देखें तो मैंने क्या कहा, जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो तो सेलिंग प्राइस के रेशियो को अगर मैं पलट दूं दोस्तों, सेलिंग प्राइस के रेशियो को अगर मैं पलट दूं तो मुझे क्या मिल जाया करता है, क्रय मूल्य मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, है ना। यानी कि CP को मैं अब क्या बोल दूंगा, CP जो 2 आर्टिकल्स हैं उन दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य का जो अनुपात है दोस्तों, वो अनुपात क्या बन जाएगा, 87:115। 87:115। अब आप कहे, आपने क्या कहा, यहाँ पर हमको 15% का लाभ मिला, यहाँ पर मुझे 13% का क्या मिल गया दोस्तों, नुकसान हो गया। अगर 15% का फ़ायदा हुआ, 87 रुपये अगर किसी वस्तु का CP है, अगर इस 87 पर 15% का लाभ कमाएंगे तो 15% 87 का कितना बन जाएगा, 13.5
13.05 यानी कि इतने रुपए अधिक में वस्तु को बेच देंगे। 87 रुपये में आपने किसी वस्तु को खरीदा, उस पर 13 रुपये 5 पैसे का लाभ कमाया, तो क्या वस्तु का जो एक्चुअल एसपी रहा होगा वो एक्चुअल एसपी हमारा 100 रुपये और 05 पैसे बन जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखें तो इसने क्या कहा, 115 रुपये में इस वस्तु को खरीदा, यहाँ पर हमको 13% का नुकसान हुआ। 13% निकालेंगे 115 का तो लॉस है, तो माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा, 13% मेरे हिसाब से बन जाएगा 14.95 बन जाएगा। यानी कि 115 रुपये की वस्तु है, उस 115 पर हमको 14.95 का नुकसान, तो हमारे पास जो एसपी बनेगा वो एसपी क्या 100.05 रुपये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सवाल ने यही कहा था कि दोनों वस्तुओं को एक समान विक्रय मूल्य पर बेच दिया है, जो बेचा वो एक मूल्य पर बेचा है, ये आपका एसपी सेम आ रहा है, यानी कि चीज़ों को मैं बिल्कुल सही कर पा रहा हूँ। अब इसने कहा ओवरऑल क्या बता दीजिए, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो क्या आप ऐसा कहेंगे 87 रुपये आपने यहाँ पर खरीदा, इस वस्तु को 115 रुपये में खरीदा, क्या दोनों वस्तुओं को मिलाकर मैं 202 रुपये में खरीद पा रहा हूँ, है ना। दोनों वस्तुओं को मिलकर मैं कितने रुपए में खरीद पा रहा हूँ दोस्तों, 202 रुपये में खरीद पा रहा हूँ, और बेच कितने में रहा हूँ मैं, 100 + 100 200, यानी कि 200 रुपये और 1 पैसा बन जाएगा, 5 पैसा और 5 पैसा, यानी कि 200 रुपये 10 पैसे में हम क्या कर पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं। 202 रुपये की वस्तु को 200 रुपये और 10 पैसे में बेचेंगे तो आप कहेंगे हमको नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हो गया दोस्तों, हम कहेंगे हमको लॉस हो गया। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस हुआ है कितने रुपए का, 1.9 का, किस पर हुआ है दोस्तों, 202 पर, प्रतिशत के लिए कर देंगे इंटू 100। इस पॉइंट को काटते हुए इसको ख़त्म कर देंगे। अब आपको एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना, 0 पॉइंट कुछ बनेगा, यानी कि लॉस में 0 पॉइंट कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल है, लॉस ऑफ 0.94 या 96 जो भी आपका ऑप्शन है, तो आंसर बन जाएगा लॉस हो जाएगा ओवरऑल। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो डाटा आपको स्टार्टिंग में दिया कि 10,005 रुपये, अगर वो ना भी देता तब भी हम सोल्व कर पाते, क्योंकि प्रतिशत में हमको एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू फिक्स पूछता कि कितने रुपए में पहले वस्तु को खरीदा, तो हमको उस डाटा की ज़रूरत पड़ती। अभी हमको उस डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल इतना महज बोलता कि दोनों वस्तुओं को एक समान विक्रय मूल्य पर बेच दिया, तब भी हम सॉल्व कर पाते। यानी कि हमको बस एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर सेलिंग प्राइस सेम है दोस्तों, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो जैसे ही सेलिंग प्राइस के रेशियो को मैं पलट देता हूँ, एक्सचेंज कर देता हूँ, तो मुझे रेशियो मिल जाता है किस चीज़ का दोस्तों, कॉस्ट प्राइस का। उम्मीद करूंगा इस प्रकार के क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। पढ़िए क्वेश्चन को आराम से, आपकी स्क्रीन पे है, समझिए सवाल कहता क्या है, फिर आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिएगा दोस्तों, करिए। क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। सवाल नंबर सिस्टम से है। इसने कहा कि 3011 गुना 3012, यानी कि इन दोनों को गुना करने पे 3011, सवाल कहता है 3011 इंटू 3012, 3011 गुना 3012। इस कंप्लीट में से इनको जो मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या बनेगी, उस संख्या में क्या घटा दिया जाए कि जो नंबर निकल के आए वो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आए। सवाल कहा क्या दोस्तों कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर निकल के आए। जैसे परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो 121 है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप कहेंगे 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 144 की बात करेंगे, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं
कि 3011 गुना 3012 को गुना करने पे जो रिजल्ट मिले उस रिजल्ट में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो आंसर है वो आंसर एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आए। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं देखते ही कैसे कर दूंगा दोस्तों, 3011 उत्तर बोल दूंगा। भाई आप कहेंगे इतना जल्दी 3011 आपने कैसे किया, आपने मल्टीप्लाई ही नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस हुआ करती है, उस सीक्वेंस को समझते हैं। अगर मैं 3011 को एज इट इज़ लिख दूँ गुना, क्या इस 3012 को मैं 3011 प्लस 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं इस 3012 को 3011 प्लस 1 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों लिख सकते हैं? 3011 प्लस 1 करने पे 3012 बन पा रहा है। यानी कि आप अब कुछ ऐसा कहेंगे, ये जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है ये कुछ ऐसी बन जाएगी दोस्तों, 3011 का स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, 3011। इसने कहा कि इसमें से किस संख्या को घटा दिया जाए, इसमें से किस संख्या को घटा दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर तो ये वाली वैल्यू है 3011 का स्क्वायर, यानी कि इस संख्या को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3011। एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपकी जो सीक्वेंस है ये कुछ इस प्रकार से हुआ करती है, ए स्क्वायर प्लस ए। आपको अलग अलग फॉर्म्स में ए स्क्वायर प्लस ए नजर आएगा, यानी कि इसमें से तो मैं ए ही सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, ए सब्ट्रैक्ट करते ही मेरे पास जो ए स्क्वायर बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ए क्या हो जाएगा, ए 3011 है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 3011। उम्मीद करूंगा इस प्रकार के क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे और भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अच्छे से समझदारी से पढ़िए, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। तो पढ़िए दोस्तों, सवाल स्क्रीन पे है, लगाइए। ये क्वेश्चन है दोस्तों टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य। देखिए स्टेटमेंट आपको थोड़ी लंबी भी लगेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत कम यूज करेंगे पेन का, बहुत कम ही यूज कर पाएंगे पेन का। तो पहले सवाल को समझते हैं। इसने कहा एक है P, एक है Q और एक है दोस्तों R। इन तीनों को जो काम मिला है वो काम मिलने के कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों, मैं रुपए देख लेता हूँ, 5750 रुपये। यानी कि P प्लस Q प्लस R को 5750 रुपये मिलेंगे किसी काम को करने के। वो रुपए किस बेसिस पे मिलेंगे, जिस एफिशिएंसी से काम करेंगे उसी एफिशिएंसी से इनको पैसा मिल जाएगा। अब इसने क्या कहा, P प्लस Q किसी काम को जो करते हैं वो 19/23 करते हैं, यानी कि जो काम है उसका 19/23 भाग कौन करता है दोस्तों, P प्लस Q। यानी कि मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, एक जगह 19/23 है और दूसरी जगह जो डाटा दे रखा है वो कितना दे रखा है दोस्तों, 8/23। यानी कि हम मान लेंगे जो टोटल वर्क है उस टोटल वर्क को मैं मान लेता हूँ दोस्तों, टोटल वर्क हमारे पास 23 यूनिट है। अगर टोटल वर्क ही 23 यूनिट है तो P प्लस Q ने कहा हमने कितना काम किया दोस्तों, 19 काम किया 23 में से, तो 23 में से 19 काम किया तो कितना काम किया, 19/23। टोटल वर्क 23, तो कितना वर्क हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इसने कहा Q प्लस R जो काम करते हैं वो काम करते हैं 8/23, यानी कि P प्लस Q ने 19 काम किया, Q प्लस R ने 8 काम किया। हमने कहा टोटल जो वर्क है दोस्तों वो 23 है। अगर मैं आपको बोल दूं इन दोनों को ऐड कर दो तो आप कहेंगे P प्लस Q प्लस R प्लस Q बन जाएगा, है ना। यानी कि Q 2 टाइम्स है तो Q एक एक्स्ट्रा है। इस प्रकार से 19 प्लस 8 की बात करेंगे तो 27 बन जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब बात को समझते हैं समझदारी के साथ। P प्लस Q प्लस R का तो वर्क ही भाई मेरे 27 है। 27 आ कहाँ से गया, 27 इसलिए आ गया कि जो एक Q एक्स्ट्रा है, इस Q ने मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, P प्लस Q प्लस R का तो 23 है, 23 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 4, यानी कि
आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं, क्यू जो काम करता है वो काम कितना करता है दोस्तों, 4 काम करता है। क्यू 4 काम करेगा। यहाँ पर इसको मैं अगर 4 पुट कर दूँ तो क्या आप ऐसा कहेंगे पी ने कितना काम किया दोस्तों, 15 बोल देंगे, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि Q प्लस आर आपने कहा 8, Q प्लस आर काम करते हैं कितना दोस्तों, 8। Q की वैल्यू 4, यानी कि R की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू भी हो जाएगी दोस्तों 4। यानी कि इस प्रकार से जो आप इस वर्ग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रुपए आपको कितने मिल पा रहे हैं दोस्तों, 5750 रुपये। यानी कि हमसे कहा गया कि Q को कितना धन मिलेगा। टोटल की अगर मैं बात करूं तो 4:15:4 में ही 5750 रुपया बटा करता है ना। तो टोटल देख लेते हैं, टोटल कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा, है ना। यानी कि 23 काम का रुपया मुझे मिलता है 5750। 23 काम का रुपया मुझे मिलता है, इसको हटा देता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। हमको 23 यूनिट वर्क डन का पैसा मिलेगा दोस्तों, कितना मिलेगा, 5750। मुझे चाहिए क्यू 4 यूनिट काम करता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, पहले जाएगा 2 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा ना, इंटू 0। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो 4 यूनिट की वैल्यू इंटू 250 करने पे हमको जो पैसा मिलेगा क्यू का वो कितना रुपया मिल जाएगा दोस्तों, 1000 रुपया मिल जाएगा। यानी कि आंसर कितना बन जाएगा, 1000। समझ पाए चीज़ों को। यानी कि जो हमारा धन हुआ करता है वो धन काम के अकॉर्डिंग बटेगा, जो जितना काम करेगा उसको उस अकॉर्डिंग हम पैसा बांट देंगे। तो हमने अलग अलग वर्क निकाल दिया, क्यू कितना काम करता है, पी इतना काम करता है, आर इतना काम करता है, वो हमने तुरंत निकाल दिया। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर यानी कि 1 टाइम्स क्यू एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर जो नज़र आ रहा है दोस्तों वो 4 नज़र आ रहा है, यानी कि क्यू का वर्क 4 रहा होगा। चीज़ों को हम फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आसान कर लेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा दोस्तों। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, आप धीरे धीरे चीज़ों को कर पाएंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए, टाइम को कम लीजिए, तुरंत में सॉल्व करिए। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अगला करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, समझते हैं दोस्तों। देख लेते हैं सवाल ने कहा क्या। सवाल हमारा अलजेब्रा से है। 11 प्लस 2√18। सवाल कहता है कि भाई इसका एग्जैक्ट मान बता दो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता दो। तो अब आप कुछ ऐसा कहेंगे, देखिए अगर मैं 4 लिखता हूँ, 4 का रूट कर दूँ फिर, तो आप आंसर क्या बोल देते हैं, 2। क्यों? क्योंकि इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूँ, और अंडर द रूट में अगर किसी वैल्यू को स्क्वायर बना दूँ तो इस 2 से इस रूट को काट दिया करता हूँ, है ना। तो बिल्कुल सेम मुझे कुछ ऐसा ही मिल रहा है। अगर ये कंप्लीट रूट है तो मैं चाहूँगा कि 11 जमा 2√18 को किसी वैल्यू का स्क्वायर लिख पाऊँ, है ना। तो स्क्वायर कैसे लिख पाऊँगा दोस्तों, इस कंप्लीट को मैं बना दूँ a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर मैं बना देता हूँ किसको, 11 जमा 2√18 को, तो मैं पावर 2 से इस रूट को काट दूंगा, है ना। तो ये मैं कंप्लीट समझाने के लिए कर रहा हूँ। अदरवाइज हम देखिए क्या करेंगे, इस 2ab को हम यहाँ पर इसके साथ कंपेयर करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि √18 को √18 को मैं 2 हिस्सों में ब्रेक किया करता हूँ, अल्फा और बीटा में, कि α² प्लस β² तो आपका बन जाए 11 और मल्टीप्लाई क्या बन जाए 18। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, 9 गुना 2 करने पे क्या मुझे 18 मिल पा रहा है, बिल्कुल मिल पा रहा है। क्या 9 + 2 11 मिल पा रहा है, बिल्कुल बन पा रहा है। यानी कि मेरा काम ही क्या है, इस हमेशा रूट वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ट्वाइस ऑफ ए बी चाहिए होता है। इसको जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास √18 बनेगा। इस √18 को 2 हिस्सों में स्प्लिट करिए कि उनकी गुना कुछ ऐसी बन जाए, और उनका जो आपका क्या है ये
सम, इनका जो सम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम क्या मिल जाए दोस्तों 9 + 2 मिल जाए। यानी कि आप कुछ ऐसा कहेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, मैं 3 का स्क्वायर कर दूँ प्लस √2 का स्क्वायर कर दूँ दोस्तों, है ना, प्लस क्या कर दूँ ट्वाइस ऑफ 9 × √2, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, क्योंकि या तो मैं 3 लिखूंगा या फिर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों 3 का स्क्वायर करूंगा। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 3 का स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों 9, यहाँ पर आप कहते हैं क्या 9 + 2 तो 11 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लिखना क्या पड़ेगा दोस्तों √9 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, एग्जैक्ट 2 ही लिख दे यार, √2 का स्क्वायर कर रखा है, दोनों ही एक ही बात है, √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इस 9 को रूट को हम कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3, है ना, हम √9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो कंप्लीट ब्रैकेट है ये मेरे को 3 + √2 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, ये मेरे को 3 + √2 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी करते हैं, 2 × 3, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा 2 प्लस क्या बन जाएगा, इसको भी हटा देते हैं, ट्वाइस ऑफ ए क्या है दोस्तों 3 और बी कितना है दोस्तों √2, बी कितना है दोस्तों √2 है। अब ध्यान से देखें तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों √9 लिख सकता हूं, है ना, √9 लिख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 11 + 2√18, यहाँ पर भी 11 + 2√18 ही था, तो यानी कि ये कंप्लीट वैल्यू इसका अंडर द रूट करेंगे तो इस पावर 2 से ये कट जाएगा, 3 + √2 आंसर बन जाता है। √2 की वैल्यू हम जानते हैं 3 + 1.4, यानी कि आंसर तो बन जाएगा 4.4 बन जाएगा। अब ध्यान से देखें तो मैंने कहा क्या, आप फिर से समझते हैं, हम हमेशा करते क्या हैं, कंसेप्ट यही है, जो भी रूट वाली वैल्यू उसको 2 से डिवाइड कर दो, √18 बन जाएगा, है ना, √18 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 9 × 2 बन जाएगा, यानी कि 9 × 2 तो आपका 11 बन पा रहा है, यानी कि जो आपका ए बी बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा √9 और √2 बन जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम तो हमको क्या मिलना चाहिए 11 मिलना चाहिए, और अल्फा × बीटा हमको क्या चाहिए दोस्तों, अल्फा × बीटा मेरे को चाहिए होता है √18, वो मिल पा रहा है। √9 × √2 करेंगे √18 बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9 + 2 क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, आंसर बन जाएगा आपका 4.4। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ये सोल्व करना पड़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और ऐड करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लगाइए। सवाल कहता है दोस्तों, परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। 120 में x% को घटा दिया गया है, यानी कि कोई नंबर है 120, अगर इस 120 का x% घटा दूं, इस 120 का x% घटा दूं और 40 में वही x% जोड़ दूं, है ना, यहाँ पर तो मैंने घटा दिया, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट सेम मिलता है। डाटा इतना आसान है कि 120 का आधा होता है 60 और 40 का आधा होता है 20, यानी कि इसका आधा करूँगा 60 बन जाएगा, इसका आधा बढ़ा दूंगा 60 बन जाएगा, यानी कि आप तुरंत में समझ पा रहे हैं, मुझे दिखते ही पता लग पा रहा है x की वैल्यू तो 50 रही होगी साहब, x की वैल्यू क्या रही होगी 50। कैसे भाई, क्योंकि 120 का 50% घटाएंगे तो 60 घटा देंगे, कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, 40 का 50% घटाएंगे 20, यानी कि 40 + 20 60 बन जाएगा, यानी कि 120 का 50% घटाएंगे और 40 का 50% बढ़ाएं, दोनों वैल्यू सेम दे पा रहा है। अब इसने क्या कहा, सवाल ने कहा कि 180 है शायद, ध्यान से देखते हैं क्या है सवाल, आगे क्या कहता है।
210 का x%, इसने कहा 210 का, अब आप क्या निकाल दीजिए दोस्तों, 210 का x% कितना प्रतिशत कम है, कितने का, x + 20% ऑफ x + 20% ऑफ 180। यानी कि सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी। डाटा खुद से इतना आसान है कि तुरंत बना पा रहे हैं कि भाई 120 में अगर मैं 60 घटा देता हूं तो 60 कितना बनेगा, 50% बनेगा। अब आपसे कहा x की वैल्यू 50% है तो 210 का 50% कितना बन जाएगा दोस्तों, 105 बन पा रहा है ना। 210 का 50% 105 बनेगा। यहाँ पर 50 + 20 70% निकालेंगे किसका, 180 का, तो तुरंत आप कहेंगे 126 बन जाएगा। सवाल कहता है 105 126 से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम के लिए मैं करूँगा दोस्तों, अंकों में कितना कम है, 21% कम की बात करेंगे। 126 से रिलेशन हमको चाहिए, तो क्या ये 1/6 बन पा रहा है। 1/6 को तो प्रतिशत में आप लिखना जानते हैं, क्या लिखना जानते हैं भाई, 16/2/3%। सवाल बिल्कुल मुझबानी कर सकते थे ओरली, कैसे, डायरेक्ट आपको 50% पता है, x की वैल्यू 50% आएगी, 210 का 50% 105 है भाई, और 70% निकालेंगे 180 का, कितना बनेगा 126। 21 कम है कितने से, 126 से, तो कितना प्रतिशत कम है, 16/2/3%। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए आराम से और सोल्व करिए, लगाइए इसको। सवाल कहता क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, जब भी डिविजिबिलिटी 7 की आ जाए तो सवाल अच्छा बन जाता है। आइए इसको आराम से समझते हैं। सवाल है दोस्तों 2 6, फिर दिया इसने a, फिर इसने क्या कहा दोस्तों 5 8 9, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 8 9 a और 2 6। सवाल कहता है जब इस नंबर को 7 से भाग दिया गया तो मुझे रिमाइंडर 0 मिला है ना, क्योंकि इसने कहा कि दिस इज डिविजिबल बाय 7, यानी कि इस संख्या को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से कट लगाता हूँ तो शेषफल मुझे 0 मिला। तो a का मान बताइए। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूँ जो हम अक्सर नंबर सिस्टम में करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। जब भी हमको रिमाइंडर जो भी मिला उस रिमाइंडर को मैं इसके नीचे लिख दूंगा। हम रिमाइंडर को कहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 7 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर यानी कि 0 है तो 0 यहाँ पर लिख दूंगा, है ना, 0 यहाँ पर लिख दूंगा। अब मैं करता क्या हूँ, इस प्रकार से वर्टिकली टेढ़ी लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसे यानी कि कुछ ऐसे करके हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इसको थोड़ा और सही तरीके से ड्रॉ कर देते हैं लाइन को, है ना। ये बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। यानी कि मैंने जो लाइन ड्रॉ की दोस्तों, वो लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ की है कि 6 के ऊपर एक एरो मिलेगी और 6 के नीचे, एक के ऊपर नीचे और ऐसे। अब आप कहेंगे भाई ये क्या बना दिया, तो अब चीज़ों को समझते हैं आराम से। जब भी 7 की डिविजिबिलिटी कहे तो 7 का पहाड़ा, 7 का टेबल पढ़ दीजिए। 7 का टेबल कैसे पढ़ देंगे भाई, कैसे, अभी बताएंगे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको दिखता है 2, तो आप मुझे बताइए 7 का जब टेबल हम पढ़ते हैं तो 2 पहले कौन से नंबर पे आएगा, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी कि 21 आ गया। 21 आ गया तो आपने कहा 2 मिल गया, 2 के बाद में क्या आएगा, एक यहाँ पर लिख दो भाई। आपने क्या कहा, हम कहते क्या हैं, दोबारा से समझिए। जब भी 7 की डिविजिबिलिटी हो तो इस प्रकार से एरो आपको लगानी पड़ेगी। बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्दी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है और आजकल 7 से सवाल बनता है। यहाँ पर रिमाइंडर हम हमेशा लिख देंगे। अब रिमाइंडर लिख दिया तो यहाँ पर आपने कहा 1, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी हमने कहा जो एरो है उस एरो के ऊपर नीचे मेरे को लिखना होता है। जो भी आपके पास ये नंबर होता है, ये नंबर दिस प्लस दिस हुआ करता है। ये नंबर हमेशा क्या हुआ करता है, दिस प्लस दिस, यानी कि 1 में क्या जोड़ूं कि रिजल्ट 6 मिल जाए।
1 में क्या जोड़ा जाए कि रिजल्ट परिणाम 6 मिल जाए। आप कहेंगे बहुत आसान है, 5 बहुत अच्छे, 5 आ जाएगा। अब पहाड़ा फिर से पढ़िए, 5 से कब स्टार्ट होती है 7 की टेबल। 7 8 जा 56 यानी कि क्या बन गया, 6 बन गया। 56 यहाँ पर लिख देंगे 6। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा क्योंकि यहाँ पर तो ए है, छोड़ देंगे। अब लास्ट में आते हैं, लास्ट में चलें 0। 0 में क्या जोड़ दिया जाए, 0 में क्या जोड़ दिया जाए दोस्तों, 9 बन जाए। आप कहेंगे 9 बहुत अच्छा। अब फिर आप कहेंगे 7 की टेबल को पढ़ना स्टार्ट करें। यूनिट डिजिट पे 9 कब आएगा, आप कहेंगे 7 गुना 7 49 यानी कि यहाँ पर क्या रहा होगा दोस्तों, 4 रहा होगा, है ना। अब फिर आप कहेंगे 4 में क्या जोड़ दूँ कि रिजल्ट 8 मिल जाए। आप कहेंगे बहुत आसान है, 4 जोड़ देंगे, है ना। अब फिर आप कहेंगे कि 14 कैसे बन सकता है, यूनिट डिजिट पे 4 तो 14 से बनेगा। यहाँ पर 1 रहा होगा, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर क्या जोड़े, 4 जोड़ेंगे तब मुझे रिजल्ट क्या मिला होगा, 5 मिला होगा। एक फिर आप कहेंगे 14 पे बनता है तो क्या यहाँ से हम ऐसा कहेंगे ए क्या है 6 + 1। ए क्या है दोस्तों 6 + 1 यानी कि 7। ये हो सकता है आपको एक बार के लिए आज तक आपने 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ी ही ना हो। जहाँ तक मुझे उम्मीद है तो जो मैं पाता हूँ वो यही है कि आपने 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ी ही नहीं होगी। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा, बिल्कुल आसान है, तुरंत में सोल्व हो जाएगा, कैसा भी सवाल आ जाए। और सवाल आजकल थोड़े टेढ़े आते हैं 7 की डिविजिबिलिटी से। तो आप कहेंगे ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 7, यानी कि चाहे 7 भी आ सकता है, क्या 0 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही तो आ रहा है ना। यानी कि हमारे पास 2 डिजिट्स अवेलेबल हैं, किस पोजीशन के लिए, ए पोजीशन के लिए। चाहे ए की जगह 7 आ जाए, चाहे ए की जगह 0 आ जाए, यानी कि ए की इन 2 पॉसिबल वैल्यूज़ पर ये कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड हो पाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, समझ नहीं आया होगा फिर से देखते हैं। हम सबसे पहले टेढ़ी एरो लगाते हैं, रिमाइंडर यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट डिजिट जो भी यूनिट डिजिट है उसके नीचे यहाँ पर रिमाइंडर 0 है क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर हम टेबल पढ़ते हैं, भाई 2 पहले है तो लास्ट में क्या आएगा 21। सबसे पहला जो टेबल आएगा, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 7 की जो फर्स्ट काउंटिंग पे फर्स्ट टाइम पे जो आपको 2 नजर आएगा वो 7 गुना 3 पे नजर आएगा तो 21 बनता है। तो 2 के बाद में वाली संख्या यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे चलता जाता है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या दोनों का सम यहाँ पर मिडल में होता है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सेशन आपको कैसा लगा, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस से आपको फ़ायदा हो पा रहा है। हम धीरे धीरे बहुत हर प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। अभी हमने स्टार्ट किया है ये सेशन, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते चलेंगे और आपकी प्रैक्टिस चलती जाएगी। तो उम्मीद करूँगा ये सेशन भी आपने एंजॉय किया होगा। सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।